एक गांव में बहुत बड़ी हवेली हुआ करती थी। उस हवेली में ठाकुर रघुबीर का एक बूढ़ा आदमी अकेला रहता था। उस आदमी का सौरभ नाम का एक बेटा था जो शहर में रहता था। रघुबीर का किसी समय बहुत बड़ा परिवार था, पर पता नहीं अचानक एक एक करके कैसे उसके परिवार के सब लोग गायब होते चले गए। फिर परिवार में बस रघुबीर और उसका बेटा सौरभ ही बचा था। एक दिन रघुबीर को अपने बेटे को भी खोने का डर सताने लगा, इसलिए उसने सौरभ को खुद से दूर शहर पढ़ने भेज दिया और उसे कभी न वापस आने को कहा। एक दिन रघुबीर की अचानक आवाज चली जाती है और उनका शरीर काम करना बंद कर देता है। जैसे ही सौरभ को इस बात का पता चलता है, वो अपने बाबूजी के पास आ जाता है। बाबूजी, बाबूजी, देखो मैं आ गया। अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आप परेशान मत हो बाबूजी। अब बस आपका बेटा आपके पास ही रहेगा। वैसे भी मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी। मैं तो बस आपकी जिद की वजह से यहाँ से दूर शहर में रह रहा था। रघुबीर बार बार सौरभ को जाने का इशारा करता है, पर सौरभ उसकी बात समझ ही नहीं पाता। रघुबीर के चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी रहती थी जो सौरभ समझ ही नहीं पाता था। एक दिन सौरभ अपने बाबूजी के साथ घर के बाहर बगीचे में बैठा ठंडी हवा खा रहा होता है कि तभी कुछ गांव वाले वहां आ जाते हैं। प्रणाम बाबूजी। आपको पता तो होगा ही कि बाबूजी अब बोल नहीं सकते। जाने उनको अचानक क्या हो गया है। खैर आप बताइए, कुछ काम था क्या बाबूजी से? जी काम तो था, पर अब कैसे? अरे मैं हूँ ना, आप मुझे बताओ। बेटा हमारे गांव में बस एक ही कुआं है। कुछ दिन से उसमें बहुत ही गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है। काफी लोग उस पानी को पीकर बीमार हो गए हैं। अच्छा, ये तो बहुत ही बुरी खबर है, पर आप हमसे क्या मदद चाहते हैं? जी वो आपकी हवेली के पीछे कुआं है जो आप लोगों का ही है। मतलब बस आप लोग ही उससे पानी भरते थे। अगर आप कहो तो क्या हम गांव वाले उस कुएं से पानी भर सकते हैं। हम बस उसका इस्तेमाल तभी तक करेंगे जब तक गांव वाले कुएं का पानी साफ नहीं आने लगता। अरे आप कैसी बातें कर रहे हो? पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है ना। आप बिल्कुल उस कुएं का इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। राजबीर कुछ कहना चाहता है, पर उसका बेटा सौरभ समझ नहीं पाता। उसे तो लगता है कि उसके बाबूजी नहीं चाहते कि वो कुआं कोई और इस्तेमाल करे। सौरभ अपने बाबूजी की एक नहीं सुनता और पीछे का गेट गांव वालों के लिए खुलवा देता है ताकि वो पीछे के रास्ते कभी भी पानी लेने के लिए आ जा सके। सब लोग बड़े ही खुश होते हैं कि उन्हें अब पानी की समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी, पर उन्हें क्या पता होता है कि उससे बड़ी समस्या उनका इंतजार कर रही है। पहले दिन तो कुएं पर मानो पूरे गांव की भीड़ ही उमड़ पड़ती है। सब अपने अपने बर्तन और मटके लेकर कुएं पर पहुंच जाते हैं। पानी भरते भरते शाम हो जाती है, पर अभी भी कुछ लोगों का नंबर नहीं आया होता। जैसे तैसे शाम ढल जाती है और सब लोग पानी भर लेते हैं, सिवाय रघु काका के। वो बेचारे बूढ़े होते हैं तो आराम से सबके पानी भरने के बाद ही पानी भरने आते हैं। रघु काका बाल्टी को कुएं में डालकर पानी ऊपर खींचने लगते हैं। बहुत देर हो जाती है, पर बाल्टी ऊपर ही नहीं आती। रघु काका कुएं के पास जाते हैं और अंदर जाने लगते हैं। उनको बाल्टी तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रही होती, पर अचानक उनको एक हाथ दिखाई देता है जो उनको अंदर खींच लेता है। उसके बाद कुएं के बाहर से किसी के हंसने की आवाज आती है। रघु काका कुएं की रस्सी में उल्टे लटके चिल्ला रहे होते हैं। फिर कोई उस रस्सी को ऊपर की तरफ खींचता है। रघु को लगता है कि शायद उसे कोई बचाने आया है, पर जब वो ऊपर आता है तो अपने सामने एक भूत को खड़ा हुआ देखता है। भूत, भूत, अरे बचाओ, अरे मुझे भूत से बचाओ। कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं बचा पाएगा तुझे। किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने तुझे इस कुएं में डुबो डुबो कर मारा है। अरे अरे मुझे छोड़ दो, मैं तो वैसे ही बूढ़ा आदमी हूँ। मुझे मार कर क्या मिलेगा तुम्हें?
अब तो तू मरने को तैयार हो। रघु काका चिल्लाते रह जाते हैं और भूत उनको कुएं में डुबो डुबो कर मार डालता है। उसके बाद भूत रघु काका को उसी कुएं में फेंक देता है और हंसता हुआ वहां से गायब हो जाता है। अगले दिन फिर से लोग वहां पानी भरने आ जाते हैं। दिन भर तो कुछ नहीं होता, पर जो भी कोई रात के 12 से 4 तक पानी भरने आता है उसे भूत कुएं की रस्सी से उल्टा लटका देता है और उसी कुएं में डुबो डुबो कर मार देता है। रोज भूत किसी न किसी आदमी को ऐसे ही मारने लगता है। एक दिन जब गांव की कुछ औरतें कुएं से पानी भरने आती हैं, तो इसी बारे में बात करने लगती हैं। अरे बहन, क्या तुमने भी गांव के लोगों के गायब होने की खबर सुनी है? हाँ, सुनी तो है, बल्कि आज ही हमारे साथ वाले घर में रहने वाली मौसी गायब है। वैसे तो सबसे पहले उठ जाती थी, पर आज जब वो नहीं दिखी तो मैं घर में पूछने चली गई। फिर उनकी बहू ने बताया कि कल शाम को पानी भरने निकली थी और फिर घर ही नहीं लौटी। लोग तो ऐसा बोल रहे हैं कोई जानवर है जो लोगों को रात को उठाकर ले जा रहा है। खैर, जो भी हो रहा है वो डरा देने वाला है। सच कहा बहन, अब हमें भी संभल कर रहना चाहिए। कहीं सच में कोई जानवर हमारे गांव में घूम रहा है तो कल को वो हमें भी ना खा जाए। तीनों पानी भरकर वहां से फटाफट अपने अपने घर चली जाती हैं। सारे गांव में ये बात फैल जाती है कि गांव में कोई जानवर घुस आया है जो लोगों को रात को खा जाता है। सब इस बात से अनजान होते हैं कि ये सब जानवर का काम नहीं, बल्कि उस भूत के खूनी कुएं की वजह से हो रहा है। अब लोग रात को घर से निकलना ही कम कर देते हैं और अच्छे से घर के दरवाजे बंद करके सोने लगते हैं। सब लोग सो जाते हैं। शीला भी अपने घर में सो रही होती है। उसका पूरा परिवार यात्रा पर गया हुआ होता है। शीला की तबीयत काफी खराब होती है और रात को उसको अचानक खांसी होने लगती है। हे भगवान, मेरे घर में तो एक बूंद भी पानी नहीं है, अब क्या करूं? शीला खांसते खांसते बाहर जाती है और सबके दरवाजे खटखटाने लगती है। कोई भी अपना दरवाजा नहीं खोलता। बेचारी शीला को फिर उसी वक्त कुएं से पानी लेने जाना पड़ता है। वो जैसे तैसे कुएं पर पहुंचती है और पानी भरने लगती है। उस रात सौरभ का कोई जरूरी फोन आना होता है। अंदर नेटवर्क नहीं आ रहे होते, इसलिए सौरभ बाहर घूमने लगता है। घूमते घूमते वो उस साइड आ जाता है जहाँ शीला पानी भरने आई होती है। फिर सौरभ का फोन आ जाता है तो वो वहीं खड़ा होकर फोन पर बात करने लगता है। शीला भी पानी भरने के लिए बाल्टी अंदर डालती है। फिर उसके साथ भी वही होता है जो सबके साथ होता है। शीला को वो भूत रस्सी से पानी में लटका देता है और डुबोने लगता है। बचाओ, बचाओ! शीला के चिल्लाने की आवाज सौरभ के कानों में पड़ती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। एक भूत कुएं के बाहर खड़ा हुआ होता है जो शीला को पानी में लटकाकर डुबो रहा होता है। सौरभ को कुछ समझ नहीं आता कि वो उसको कैसे बचाए। वो बस जल्दी से भागता हुआ अपने बाबूजी के पास जाकर उनको सारी बात बताता है। क्या आप सब जानते थे? क्या हमारे परिवार को भी इसी भूत ने मारा और इसीलिए आपने इसे बंद करवाया? हे भगवान, मुझसे ये क्या गलती हो गई? मुझे सब ठीक करना होगा। सौरभ उसी वक्त गांव वालों को जगाता है और उनको सारी सच्चाई बताता है। गांव वाले ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। फिर गांव वाले दूसरे गांव के एक बहुत प्रसिद्ध पंडित जी को बुला कर लाते हैं। पंडित जी और गांव वाले उस कुएं के पास जाते हैं। कौन है? यहाँ मेरे सामने आओ, आओ मेरे सामने। ए पंडित, ले मैं आ गया। बता, क्या करेगा तू मेरा? मैं तुझे अभी हमेशा के लिए इस कुएं में बंद कर दूंगा। एक बार इस घर के मालिक ने भी कोशिश की थी, देख रहा है ना इसका मैंने क्या हाल कर दिया। पंडित अपना मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है और एक बाल्टी कुएं में डाल देता है। उसके बाद भूत पंडित को पकड़कर कुएं में लटकाने की कोशिश करता ही है कि पंडित अपनी मुट्ठी में रखी भभूत उस भूत की आंख में फेंक देते हैं। भूत बुरी तरह चिल्लाने लगता है और उसे दिखना ही बंद हो जाता है। वो भूत यहाँ वहाँ भागने लगता है और अपने आप उस कुएं में जा गिरता है। उसके बाद गांव के लोग जल्दी से उस कुएं के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख देते हैं और उसे ढक देते हैं। उस दिन के बाद कोई उस कुएं के आसपास भी नहीं आता। उसके बाद सौरभ के बाबूजी अपने आप ठीक हो जाते हैं और वो गांव वालों के लिए एक कुआं बनवा देते हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से
करीब 30 किलोमीटर दूर एक पुराना गांव था, बरेहटा। इस गांव के पास ही एक थिएटर नाटक मंडली रहा करती थी। तुमने सुना, हमारे गांव में नाटक करने वाले हैं, उसमें बहुत सारे नर्तक भी हैं। अच्छा, ये क्या है? रीमा, इसमें लोग नृत्य करते हैं। पिंकी और रीना भागकर मंडली को देखने जाते हैं। उन्होंने कभी ऐसी मंडली नहीं देखी थी। वो देखते हैं कि उस मंडली में एक नर्तक है, रघुनंदन। वो जब नृत्य करता है, लोग तालियां नहीं रोक पाते। एक दिन वो स्टेज के पीछे बैठा होता है तो कोई उससे पूछता है, अच्छा रघुनंदन, तुम सबसे ज्यादा क्या चाहते हो? मैं बस एक चीज चाहता हूँ, 4 पैरों पर चलकर पशु की तरह नाचना मेरा सबसे बड़ा सपना अभी भी है। ऐसा कौन करता है? कैसे हो पाएगा 4 पैर पर नृत्य? तुम्हें क्या पता, जो बात जानवरों में है वो हम में कहाँ? इंसानियत में दम नहीं, जानवरों में शक्ति है। इंसान की तरह तो सब नाच लेते हैं, लेकिन मुझे जानवरों की तरह नृत्य करना है। इस बात को लेकर वो इतना सोचने लगा कि एक दिन रघुनंदन ने काले जादू की साधना की। उसने रात के 3 बजे शमशान घाट पर कर एक मंत्र पढ़ा। उस दिन के बाद उसका शरीर धीरे धीरे विकृत होने लगा। उसकी रीढ़ सीधी नहीं रही, गर्दन मुड़ गई और उसके हाथ पैर 4 पैर बन गए। लोग उसे 4 पैरों वाला नर्तक कहने लगे। वो अब कितना भयानक लगता है, मैं तो अब उसका नृत्य कभी नहीं देखूंगा। सही में यार, पहले ही ठीक था वो तो। सबने उसका नृत्य देखना बंद कर दिया, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे पागल हो गया। जो भी उसके नाच को देखने आता वो उसे मार देता। आखिरकार गांव वालों ने उस पर हमला किया जब वो सो रहा था और उसको पकड़कर कब्रिस्तान में जिंदा गाड़ दिया। लेकिन कहते हैं वो मर नहीं पाया। उसी रात भोला भैया कहीं जा रहे थे। उस रघुनंदन की वजह से तो निकलने में भी डर लगने लगा था। समझ ही नहीं आता था वो जानवर है या इंसान। भूतिया रघुनंदन उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। मैं बता देता हूँ, मैं क्या हूँ। तुम सब मुझसे जलते थे क्योंकि तुम लोग मेरी तरह नहीं बन पाए। ऐसा कुछ नहीं है रघुनंदन, तुम्हारा घमंड तुम्हें ले गया। और देखो, इंसान के जन्म के बाद ही आज तुम एक 4 पैर वाला भूत बन चुके हो। अब तुझे तेरी ये शराफत ले जाएगी। रघुनंदन भोला को जान से मार देता है और पैरों का निशान बनाता हुआ वहां से चला जाता है। अब तक गांव में 4 लोग उसी गली में अपनी जान खो चुके थे। एक रात रिंकू की बहन नीलम, जो बीमार थी, उसे गांव के वैद्य के पास ले जाना पड़ा। रिंकू को वैद्य तक पहुंचने के लिए उसी गली से जाना पड़ा। नीलम बेसुध थी। आवाज फिर आई। रिंकू समझ गया वो आ गया है। तभी अचानक सामने एक गड्ढे में पैर फिसला और नीलम गिर गई। नीलम की आंखें खुली और उसने सामने देखा रिंकू के सिर से खून आ रहा है। रिंकू, उठो, तुम्हें क्या हो गया? तभी उसके सामने जो आया वो दिल दहला देने वाला था। वो साया सामने था। उसने नीलम से कहा, तू तो मुझे देख रही है। अब तुझे भी चलना पड़ेगा 4 पैरों पर। अगले दिन नीलम की लाश मिली। गांव के पुजारी पंडित वासुदेव ने सबको बताया, ये आत्मा अब पूरी तरह पशु बन चुकी है। अब ये इंसानों को नहीं छोड़ने वाली। वो उनकी हड्डियों को मोड़ देता है और फिर उनसे अपना नाच करवा। अब ये गांव बाकी गांवों की तरह हरा भरा, सुंदर और शांति से भरा नहीं था। यहाँ एक अलग तरह का डर था सबकी आंखों में। औरतें 5 बजे के बाद पानी भरने बाहर नहीं जाती थीं। मर्द रात को खेत देखने नहीं जाते थे और बच्चे शाम ढलते ही घर में बंद कर दिए जाते। भीमा अपनी दादी के मुंह से ये कहानी बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा था।
हाँ बेटा, वहाँ आज भी रहता है 4 पैरों वाला भूत। बरहेटा ऐसा ही गांव था। भीमा बहुत ध्यान से अपनी दादी की बात सुन रहा था, मानो उसका मन हो उस गांव में जाने का। कहते हैं रात को अगर कोई अकेला किसी सुनसान गली से गुजरता तो उसके पीछे 4 तेज आवाजें होती, खटखट खटखट, जैसे कोई जानवर नहीं इंसान भाग रहा हो। लेकिन जब लोग पीछे मुड़कर देखते तो कुछ नहीं होता, पर जिसे वो देख लेता उसकी रीढ़ की हड्डी जम जाती, जुबान सिल जाती और कई बार लोग पागल हो जाते या मर जाते। भीमा तब बस 10 साल का था जब उसने ये कहानी अपनी दादी से सुनी थी, लेकिन उसके दिमाग में जैसे वो कहानी बस गई थी। अभी कुछ दिन पहले ही दादी का देहांत हुआ था और उस कहानी को सुने भी 10 साल हो चुके थे। पहले तो जब वो जाने की जिद करता तो दादी उसको रोक लेती, लेकिन अब दादी जा चुकी थी। वो रात को निकला, उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। भीमा को दादी पर और खुद पर हंसी आ रही होती है। तभी पत्तों पर किसी के चलने की आवाज आती है। कौन है वहाँ? भीमा को अंधेरे में अब 4 पैर आ जाते हैं। वो डरते डरते ऊपर देखता है। तुम तो वही हो, 4 पैरों वाले भूत। मैं ही हूँ रघुनंदन, और अब तू मेरा शिकार है। भीमा बहुत डर जाता है। वो भागने की कोशिश करता है लेकिन गिर जाता है। वो भूत अपने 4 पैरों से भीमा के ऊपर चढ़ जाता है और भीमा वहीं अपनी जान दे देता है। मरते वक्त वो बस चिल्लाता है। वो 4 पैरों वाला आदमी जिसको लोग भूत बोलते हैं, भीमा को हमेशा के लिए मार चुका होता है। उसकी इतनी बेदर्द मौत देखकर गांव वाले और डर जाते हैं। ऐसा बहुत साल भी हुआ था, लेकिन ये पहला नहीं था। एक दिन 4 पैरों वाले भूत की कहानी सुन चंदन बोलता है। ना टाइम पास करने के लिए कोई भी कहानी सुनाते रहो तुम लोग। 4 पैरों वाला भूत तभी होगा ना जब 4 पैरों वाला आदमी होगा। चंदन बीए पास था और शहर से गांव लौटा था। वो इस मान्यता और डर को बेवकूफी मानता था, इसलिए उसने उनकी बातों पर ध्यान भी नहीं दिया। उसका एक ही मकसद था, गांव जाकर मजे करना और कुछ नहीं, क्योंकि गांव में शांति होती है। वो अपने दोस्तों, खासकर रिंकू और विजय से यही कहता रहता। एक दिन चंदन ने शराब पी रखी थी और अपनी बहादुरी साबित करने के लिए गांव की सबसे डरावनी गली, कब्रिस्तान वाली गली से रात 2 बजे गुजरने की कसम खा ली। रात के ठीक 2 बजे चंदन उस गली में अकेला चल रहा था। चंदन को अब ये साबित करना था कि वो कितना निडर और बहादुर आदमी है। जो वो साबित करने की खोज में उसने आगे बढ़ना शुरू किया। थोड़ी दूर चलने के बाद फिर से वही आवाज आई। रात का समय था, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चंदन फिर पीछे की तरफ घूमा, लेकिन अभी भी वहां पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अब उसकी आवाज तेज थी, जैसे कोई 4 पैर वाला कुछ उसके पीछे आ रहा हो। चंदन दौड़ने लगा, हवा की रफ्तार से दौड़ने लगा और दौड़ते हुए पलट कर देखा, और जो उसने देखा वो उसका होश उड़ा देने के लिए काफी था। चंदन एक जगह पहुंच जाता है जहां पर चारों तरफ दीवारें दीवारें होती हैं। एक आदमी जैसा दिखने वाला भूत, लेकिन उसके 2 नहीं 4 पैर थे, इंसान जैसे पैर। चंदन चीखते हुए बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने चंदन को कब्रिस्तान के पास पड़ा पाया। उसकी जुबान गायब थी। अब तक गांव के 10 से ज्यादा लोग अपनी जुबान और शरीर खो चुके थे। एक रात पूरा गांव जल गया। आग किसने लगाई कोई नहीं जानता। कहते हैं गांव के बीच में एक काला नाच हुआ, जिसमें एक 4 पैरों वाला भूत नाच रहा था। उस जगह एक वीरान मैदान है, कोई वहां घर नहीं बनाता, पर रात में अगर कोई बहुत चुपचाप वहां से गुजरे तो उसे 4 तेज कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं।